वाइवारियम 2020 में आई एक साइंस थ्रिलर फिल्म है जो हमें यूनिक एस्पेक्ट्स, रिपीटेटिव ऑर्गेनाइजेशन और पैरासिटिक लाइफस्टाइल को शो करती है, जिसका एग्जाम्पल है कुकू यानी कि कोयल बर्ड। इस फिल्म की ओपनिंग इसी कोयल बर्ड के बारे में बताते हुए होती है, जिसकी शुरुआत होती है एक यंग कपल जेमा और टॉम को दिखाते हुए। जेमा और टॉम एक नया घर ढूंढ रहे हैं, इसलिए घर की खोज करते हुए ये दोनों एक रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जा पहुंचते हैं। इस ब्रोकर का नाम मार्टिन, जो इन्हें काफी सस्ता घर ऑफर करता है, और ऑफर इतना अच्छा होता है कि जेमा और टॉम मार्टिन के वियर्ड को अवॉइड कर देते हैं। मतलब मार्टिन थोड़ा वियर्ड तो था, जिसको भी दोनों इंटेंशनली अवॉइड कर देते हैं। मार्टिन इन दोनों को एक रेजिडेंसी में ले जाता है जिसका नाम यॉन्डर होता है और ऑगडन स्ट्रीट। इस रेजिडेंसी के सारे घर एकदम आइडेंटिकल होते हैं, जो देखने में काफी स्ट्रेंज लगता है। अच्छा, यहाँ का आलम तो ये है कि घर के साथ साथ रास्ते भी एकदम आइडेंटिकल होते हैं। मार्टिन इन्हें हाउस नंबर 9 में लेकर जाता है, जिसे देखने में जेमा और टॉम इतने मशगूल हो जाते हैं कि इनको ये पता ही नहीं चलता कि मार्टिन कब वहां से चला गया। अब ये चीज भी बहुत चेंज होती है, इसलिए जेमा और टॉम वहां से जाने का फैसला करते हैं। ये दोनों अपनी कार में बैठकर इस यॉन्डर नामक सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ये वहीं उसी हाउस नंबर 9 पर आकर रुक जाते हैं। मतलब ये एक ऐसे डेड एंड में फंस गए हैं जहां सभी रास्ते इनके केस में हाउस नंबर 9 पर आकर खत्म हो रहे थे। मतलब जेमा और टॉम दोनों भटक चुके थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी ये दोनों यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब ये एक पैनिक होने वाली सिचुएशन होती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पुश करने की वजह से अब इनकी कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। मतलब अब ये दोनों चाहकर भी यहां से बाहर नहीं जा सकते थे। और तो और रात भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें मजबूरन उसी हाउस नंबर 9 में रात गुजारनी पड़ती है, जहां खाना ढूंढते हुए टॉम को फ्रिज के अंदर से एक शैंपेन और कुछ स्ट्रॉबेरी मिल जाती हैं, जिन्हें खाने के बाद उसको एहसास होता है कि दिखने में भले ही स्ट्रॉबेरी जैसी है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं है। इनकी रात ऐसे ही गुजर जाती है, जहां सुबह होते ही टॉम सबसे पहले इस घर के छत पर जाने की कोशिश करता है, ताकि वो ये पता लगा सके कि बाहर जाने का रास्ता इनको कहां से मिलेगा। लेकिन जैसे ही टॉम छत पर पहुंचता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ के सारे घर और रास्ते एक जैसे हैं और शायद यहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी टॉम और जेमा ये फैसला करते हैं कि अगर इनको यहाँ से निकलना है तो इनको सीधा चलना होगा, और अगर हम कहीं नहीं मुड़ते हैं तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों ऐसे ही करते हैं जहां सुबह से रात हो जाती है, लेकिन फिर भी ये उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। ये दोनों बहुत थक चुके हैं, इसलिए ये कोई ठिकाना ढूंढने का फैसला करते हैं, और तभी इन्हें एक घर से रोशनी नजर आती है। ये सब घर के अंदर जाते हैं, जहां पर इनको पता चलता है कि ये तो वही हाउस नंबर 9 है जहां इन्होंने पिछली रात गुजारी थी। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। जहां भी इन दोनों की नजर घर के सामने रखे एक पार्सल पर पड़ती है, जिसमें कुछ रोजमर्रा की जरूरत का सामान और कुछ खाना होता है, जिसको देखकर टॉम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उस हाउस नंबर 9 को आग लगा देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई धुएं को देख ले और इनको बचाने आ जाए। ये दोनों ऐसे ही उम्मीद करते करते हाउस नंबर 9 के सामने सो जाते हैं, और जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो ये दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस घर को इन्होंने कल पूरी तरह से जला दिया था, वो आज फिर से बिल्कुल सही सलामत इनके सामने बनकर तैयार है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आज फिर से इनके घर के सामने एक पार्सल रखा हुआ था, जिसे खोलने पर इन्हें उसमें एक नवजात बच्चा मिलता है। जी हाँ, एक छोटा बच्चा, जिसके साथ एक नोट भी होता है कि इस बच्चे की देखभाल करो और यहां से फ्री हो जाओ। अब जेमा और टॉम के पास शायद यही आखिरी रास्ता होता है कि वो जल्द से जल्द इस बच्चे को बड़ा करें और अपनी आजादी का इंतजार। ऐसे ही करते करते 98 डेज निकल जाते हैं, जहां पर अब हम ये देखते हैं कि ये बच्चा 3 महीने में ही काफी बड़ा हो गया है। इसकी उम्र तो कम है, लेकिन इसका शरीर 10 से 12 साल के बच्चे का है, जबकि इसकी आवाज तो किसी 20 से 25 साल के लड़के की होती है। ये जगह और ये बच्चा बहुत ही वियर्ड है। ये दिन भर अजीब अजीब चीजें करता रहता है, यहां तक कि ये पूरा दिन सिर्फ जेमा और टॉम को घूरता रहता है, जिससे ये दोनों भी अब इरिटेट हो गए हैं। वो पूरा दिन इन दोनों की नकल करता रहता है, जिसने इन दोनों की जिंदगी जीते जी बर्बाद कर दी है। और इन सब के साथ साथ इस बच्चे की सबसे अजीब हरकत ये होती है कि जब इसको भूख लगती है, ये पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और ये तब तक चीखता रहता है जब तक इसको खाना नहीं मिल जाता। इन सब चीजों से जेमा और टॉम मेंटली और फिजिकली बीमार होना शुरू हो जाते हैं। वो इसका रीजन ये बच्चा और यहाँ का खाना होता है। लेकिन अब ये दोनों शायद अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी ना कभी ये यहां से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं, जहां पर टॉम एक दिन घर के बाहर बैठा सिगरेट पी रहा होता है, जहां गलती से उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है, और सिगरेट के नीचे गिरते ही वहां की घास अपने आप गायब हो जाती है, और पहली बार टॉम को वहां पर जमीन देखने को मिलती है। टॉम जमीन को देखकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है, जिसमें शुरुआत में तो जेमा भी उसकी हेल्प करती है, लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज हो जाता है कि यह करना बेकार है। वो टॉम को भी इसे करने से मना करती है, लेकिन टॉम इसे अपना एक रूटीन बना लेता है। वो सुबह शाम बस इसको खोदता ही रहता है, जबकि उधर जेमा
उस बच्चे के बारे में एक और चीज नोटिस करती है कि वो भी पूरा दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, जिसमें कुछ अजीब सी ग्राफिटी आती रहती है। जेमा और टॉम ये सब देखकर और ज्यादा इरिटेट हो गए हैं। इसलिए एक दिन तो टॉम उस बच्चे को गाड़ी में ले जाने लगता है, लेकिन तभी जेमा आती है और उस बच्चे को बचा लेती है। जेमा ने उस बच्चे को बचपन से पाला है, तो हो सकता है कि ये सब देखने के बाद उसकी ममता जाग गई हो। अब इस चीज का असर ये होता है कि टॉम और जेमा के बीच का रिलेशन भी इससे खराब होना शुरू हो जाता है। टॉम अपना ज्यादातर वक्त गड्ढा खोदने में बिताता है, जबकि जेमा अब उस बच्चे के साथ अपना वक्त बिताने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जेमा देखती है कि वो बच्चा घर से कहीं गायब हो गया है। उसको ढूंढने के लिए आसपास देखती है, लेकिन जेमा को वो बच्चा कहीं पर नहीं मिलता। पर थोड़े वक्त के बाद ही वो बच्चा वापस आ जाता है, जिसके हाथ में एक किताब होती है। जेमा से पूछती है कि तुमको ये किताब कहाँ से मिली, जिस पर वो बच्चा उसको कुछ भी नहीं बताता है। जेमा नोटिस करती है कि ये बुक काफी अजीब है, जिसकी लैंग्वेज कुछ और ही है, जो देखने से एक सिंबल लैंग्वेज लग रही है, जबकि इस बुक में वही पिक्चर्स होती हैं जो वो बच्चा अक्सर टीवी पर देखता रहता था। इनके अलावा उसमें कुछ इंसानों के पिक्चर्स भी होती हैं, जिनके गले बड़े अजीब से दिख रहे हो। अब ये देखकर जेमा 100% श्योर हो जाती है कि इस बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ तो पता है। वो और ज्यादा कोशिश करने लगती है, इसलिए वो उस बच्चे के साथ एक गेम खेलती है, ताकि वो सच का पता लगा सके, जिसमें वो उस बच्चे को इन सब की एक्टिंग करने के लिए बोलती है। सबसे पहले वो बच्चा टॉम की एक्टिंग करता है और फिर जेमा की, जहां अब जेमा उसे उस आदमी की एक्टिंग करने के लिए बोलती है जिसने उसको एक किताब दी थी। और जैसे ही वो बच्चा आदमी की एक्टिंग करता है, उसके गले से भी कुछ अजीब सी चीज बाहर आने लगती है। उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं, जिसको देखकर जेमा घबरा जाती है। वो समझ चुकी थी कि ये बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं है। अब एक बार फिर से समय ऐसे ही बीत जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये बच्चा अब यंग हो चुका है। ये बहुत चेंज था कि एक बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो कुछ ही दिनों में जवान हो गया है। और जवान ही नहीं, वो जवान के साथ साथ काफी ताकतवर भी हो गया है, जो अब जेमा और टॉम को डोमिनेट करने लगा है। जबकि इन दोनों की हालत तो अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। देखने से ऐसा भी लग रहा है जैसे ये दोनों अब इस बच्चे से डरने लगे हैं, जो इनको यातनाएं दे रहा है और मारता भी है। इस चीज की पुष्टि टॉम के शरीर को देखकर हो जाती है। इसके पूरे शरीर पर सिर्फ चोट के ही निशान होते हैं। टॉम जेमा से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे उस दिन इस बच्चे को मारने नहीं दिया, जिसका जवाब शायद जेमा के पास नहीं होता है। ये बच्चा अब आदमी बन गया है, जो हर रोज कहीं ना कहीं चला जाया करता था। जेमा ने उसका पीछा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो जान ही नहीं पाती कि आखिर जाता कहाँ है। तभी आगे हम देखते हैं कि टॉम को खुदाई के दौरान वहां पर एक लाश मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जेमा भी टॉम को देखकर समझ गई है कि उसे मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो उस बच्चे को आवाज लगाती है, लेकिन न तो घर से बाहर निकलता है और न ही इनकी मदद करता है, जबकि वो तो घर के दरवाजे तक बंद कर लेता है। टॉम और जेमा रात भर घर के बाहर बैठे रहते हैं, जहां सुबह होते होते टॉम की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का बाहर आता है, जो जेमा को एक पैकेट देता है, जिसमें जेमा टॉम को बंद कर देती है। जिसके बाद वो लड़का टॉम की डेड बॉडी को उसी गड्ढे में फेंक देता है, जिसको टॉम ने खोदा था। इन सब चीजों से जेमा बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो अब खुद उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देती है। और स्ट्रेंजली वो बच्चा किसी जानवर की तरह चलता हुआ जमीन के अंदर से होकर कहीं पर चला जाता है। जेमा भी उसका पीछा करती है, जहां पर वो एक घर में पहुंच जाती है, जहां वो एक औरत को देखती है जो रो रही है। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है, और तभी अचानक से उस जमीन में धंसना शुरू हो जाती है, जहां एक जगह से दूसरी जगह होते हुए वो उसी हाउस नंबर 9 में पहुंच जाती है। मतलब उसकी आखिरी कोशिश भी अब बेकार हो चुकी थी। देखने से ही लग रहा है कि अब उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। वो ठीक से चल और बोल भी नहीं पा रही है, इसलिए वो लड़का अब जेमा को भी उसी पैकेट में डालकर उस गड्ढे में जिंदा ही गाड़ देता है। जी हाँ, वो जेमा को जिंदा दफना देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही वो उसको गड्ढे में दफनाता है, वैसे ही वहां फिर से घास उगती है। जिसके बाद वो लड़का उस घर को पूरी तरह से पेंट करता है, जहां वो जेमा और टॉम के हर निशान को मिटा देता है। जिसके बाद वो इनकी गाड़ी लेकर मार्टिन के ऑफिस पर पहुंच जाता है, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। ये बहुत स्ट्रेंज है कि मार्टिन इतने कम समय में बूढ़ा हो गया, जबकि वो लड़का इतने कम समय में जवान। जिसके बाद मार्टिन को भी एक पैकेट में डालकर वही ड्रॉर में डाल देता है, और खुद मार्टिन का बैज लगाकर मार्टिन बन जाता है। जहां थोड़ी देर के बाद एक और कपल आता है, और तब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।